आज हम देखने वाले हैं कि गैल्वेनोमीटर को बतौर एम्प किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल गैल्वेनोमीटर जो कि बरक़ी रो के गुज़रने पर इन्हिराफ बताता है, तो हम इसे बआसानी एमीटर यानी कि बरक़ी रो की पैमाइश के लिए या वोल्ट मीटर यानी किसी दो नुक़ात के दरमियान के फ़र्क़ ख़्वा को मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसे बराह रास्त इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? इसके बारे में दो अलग अलग वजह हैं। सबसे पहले हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर के तौर पर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो असल में होता यह है कि हम गैल्वेनोमीटर को जब एम्प के तौर पर बरक़ी दौर में जोड़ना चाहते हैं, तो लाजमी तौर पर हमें इसे बरक़ी दौर के हम सिलसिला जोड़ना पड़ता है। अब चूँकि गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ मज़ाहमत रखता है, आम तौर पे जैसे मैंने समझाया था कि 50 से 100 ओम के दरमियान उसकी मज़ाहमत होती है। तो जब गैल्वेनोमीटर को बराह रास्त हम एम्प के तौर पर बरक़ी दौर में हम सिलसिला जोड़ते हैं, तो क्या होता है कि बरक़ी दौर की मज़ाहमत बढ़ जाती है। समझे ना? बरक़ी दौर की मज़ाहमत क्यों बढ़ती है? क्योंकि हम गैल्वेनोमीटर को दौर के सिलसिले में जोड़ते हैं, और जब सीरीज़ में जोड़ते हैं तो होता क्या है, जुमला मज़ाहमत, महासिल मज़ाहमत, इन दोनों यानी कि दौर की पहले से जो मज़ाहमत है वो और गैल्वेनोमीटर की जो मज़ाहमत है, हम आमतौर पर गैल्वेनोमीटर की मज़ाहमत को जी से ज़ाहिर करते हैं। तो दौर की मज़ाहमत में गैल्वेनोमीटर की मज़ाहमत ऐड हो जाती है, जमा हो जाती है, जिससे बरक़ी दौर की मज़ाहमत बढ़ जाती है। तो मज़ाहमत और बरक़ी रो में माकूस तनासुब होता है ओम के क़ानून के मुताबिक। लिहाजा मज़ाहमत का बढ़ जाना क्या होता है, दौर से गुज़रने वाली बरक़ी रो को कम कर देती है। अब यही कम हो गई सो बरक़ी रो की पैमाइश हो जाती है। लिहाजा हम सही बरक़ी रो की पैमाइश नहीं कर सकते। ये एक वजह है। दूसरी वजह क्या है कि जब हम गैल्वेनोमीटर को बराह रास्त दौर में इस्तेमाल करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर जो है, गैल्वेनोमीटर का जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन बहुत कम बरक़ी रो पर हो जाता है। बहुत कम बरक़ी रो के गुज़रने की वजह से हो जाता है। अब ये बहुत कम बरक़ी रो के बावजूद फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी दौर से अगर ज़्यादा रो गुज़र रही है तो वो स्केल के बाहर चला जाएगा और हम उसकी सही पैमाइश नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात, ये जो लच्छी होती है उसकी जो गुंजाइश है वो बहुत कम होती है, तो लच्छी क्या के जल जाने का ख़तरा होता है, और लच्छी जल गई मतलब गैल्वेनोमीटर चला गया। तो दो प्रॉब्लम आते हैं। एक तो जो हमने यहाँ देखा है
कि बरक़ी दौर की मासिल मज़ाहमत बढ़ जाती है, इसलिए दौर से गुजरने वाली रो कम या घट जाती है, और उसी घटी हुई रो की हम पैमाइश कर लेते हैं। दूसरा मसला ये है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन बहुत कम बरक़ी रो के गुजरने से ही हो जाता है, लिहाजा हम ज़्यादा बरक़ी रो की पैमाइश नहीं कर पा सकते, क्योंकि कम पर ही वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, उसके अंदर ही अपने को गिनना पड़ेगा, उससे ज़्यादा गिन नहीं पाता हो। दूसरी बात यह है कि अगर फिर भी आप बरक़ी दौर की बरक़ी रो ज़्यादा हो तो लच्छी के जल जाने का ख़तरा होता है। क्यों? क्योंकि लच्छी दौर के सिलसिले में है, और जितनी बरक़ी रो दौर से गुज़रती है वो पूरी की पूरी लच्छी से गुज़रने लगती है, लिहाजा लच्छी के जल जाने का ख़तरा होता है। इन दो वजूहात को बहुत ही आसानी से दूर किया जा सकता है, इन दो मसाइल को दूर किया जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर गैलोनोमीटर के मुतवाज़ी बहुत छोटी मज़ाहमत जोड़कर ये मसला हल कर लेते हैं। इस बहुत छोटी मज़ाहमत को एस से ज़ाहिर किया गया है, शंट रेजिस्टेंस, या सिर्फ इसको शंट कहा गया है। तो जब हम इसको जोड़ देते हैं ना, मुतवाज़ी जोड़ देते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये बहुत छोटी मज़ाहमत है। अब एक बात आप याद रखें, गैलोमीटर जिसको मैंने समझाने के लिए आपसे अप्रॉक्सीमेटली कहा कि भाई इसकी मज़ाहमत क़रीबन 100 ओम होती है, समझाने के लिए कह रहा हूँ, कुछ भी हो सकती है, एक अंदाज़ा बता रहा हूँ। ये जो 100 ओम की मज़ाहमत है, अब उसके मुतवाज़ी बहुत छोटी मज़ाहमत, यानी तकरीबन आप ये समझ कर चलिए कि 0.1 ओम की मज़ाहमत हम इसके मुतवाज़ी जोड़ रहे हैं। तो मुतवाज़ी जोड़ का एक ख़ास बात यह है कि अगर बहुत बड़ी मज़ाहमत के मुतवाज़ी बहुत ही छोटी, यानी उसके मुकाबले में, पहली मज़ाहमत के मुकाबले में बहुत ही छोटी मज़ाहमत को मुतवाज़ी जोड़ें तो माहासिल मज़ाहमत छोटी मज़ाहमत के मसावी होती है। यानी आपको ये बात कैलकुलेशन से वाज़े हो जाती है। इसके लिए आप कोई कैलकुलेशन ले सकते हैं, जैसे कि अगर आपने 100 ओम की मज़ाहमत के मुतवाज़ी मान लो 1 ओम की मज़ाहमत जोड़ दी है, 100 ओम के मुतवाज़ी अगर आपने 0.1 ओम की मज़ाहमत जोड़ दी है, तो अब इस मुतवाज़ी जोड़ की जो मुमासिल मज़ाहमत है वो 0.1 ओम के ही मसावी आएगी। आपको 100 जोड़े नहीं जोड़े बराबर हो जाता है। तो ये बात यहाँ भी हो जाती है कि हम हमारा जो गैल्वानोमीटर है, हम उसके मुतवाज़ी एक बहुत छोटी मज़ाहमत जोड़ने से ये पूरी माहासिल मज़ाहमत घटकर छोटी मज़ाहमत के बराबर हो जाती है। यानी यहाँ जो पहला मसला था, क्या मसला था कि बरक़ी दौर की माहासिल मज़ाहमत बढ़ जाती है। कब बढ़ेगी? जब गैल्वानोमीटर की मज़ाहमत दौर में शामिल होगी। लेकिन हमारी इस तरतीब की वजह से, हमारी ये जो तरतीब है, इस तरतीब की वजह से क्या होता है कि ये जो जुमला मज़ाहमत है, ये जुमला मज़ाहमत, अब इसको हम एम मीटर कह सकते हैं। अब ये इतने अरेंजमेंट को हम एम मीटर कह सकते हैं। तो ये जो एम मीटर है, इसकी मज़ाहमत किसके मसावी हो जाएगी? 100 के अगेंस्ट में 0.1 ओम मुतवाज़ी आ गया, तो इसकी मज़ाहमत कितनी हो गई? तकरीबन 0.1 ओम हो गई। समझ गए ना? चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारा पहला मसला हल हो चुका,
पहला मसला क्या था कि दौर की मज़ाहमत बढ़ जाती है। जब वो मज़ाहमत, कॉम्बिनेशन की मज़ाहमत बहुत छोटी हो गई है, इसलिए अब ये बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये पहला मसला हल हो गया। अब जो दूसरा मसला है फुल स्केल डिफ्लेक्शन का, तो होता क्या है यहाँ पर कि जो बरखी रो यहाँ से आती है दौर की आई, तो चूँकि ये बहुत छोटी मज़ाहमत है, इसलिए आई एस बहुत बड़ा होता है बनिस्बत आई जी के। गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाली रो की बनिस्बत शंट से गुजरने वाली बरखी रो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बरखी रो आसान रास्ता इख्तियार करती है। ज़्यादातर बरखी रो, गैल्वेनोमीटर की मज़ाहमत 100 और ये 0.1 ओम है शंट की मज़ाहमत, लिहाजा 0.1 ओम से ही ज़्यादातर मज़ाहमत बरखी रो गुज़र जाती है और बहुत ही कम बरखी रो गैल्वेनोमीटर से गुज़र पाती है। मतलब यहाँ आने के बाद इस जंक्शन पर बरखी रो जो दो हिस्सों में बढ़ती है, वो इस अंदाज में बढ़ती है कि ज़्यादातर यानी कि कम रेजिस्टेंस के रास्ते से ज़्यादा बरखी रो होकर गुज़र जाती है, और यही कम बरखी रो जो गैल्वेनोमीटर को नुकसान नहीं पहुंचा पाती, वो कम बरखी रो यहाँ से गुज़र जाती है, इसलिए लच्छी भी डैमेज होने से बच जाती है। मज़ीद ये कि इस शंट की वजह से हम इस गैल्वेनोमीटर की रेंज को बढ़ा सकते हैं। अगर वो 1 मिली एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता था, तो हम उसको 1 एम्पियर पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन के काबिल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इधर से 1 एम्पियर आएगी तो सिर्फ इधर से 1 मिली एम्पियर जाएगी और बाकी पूरी इधर से चली जाएगी, जिसकी वजह से 1 एम्पियर पे हमको यहाँ फुल स्केल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ये देखने के लिए कि हम इस S की कीमत को कैसे मालूम करें, इस S की कीमत को कैसे मालूम करें। तो हम जानते हैं कि ये वो कॉमन पॉइंट है A और ये दूसरा कॉमन पॉइंट है B। A और B के बीच में गैल्वेनोमीटर भी जुड़ा है, A और B के बीच में शंट रेजिस्टेंस भी जुड़ा है, लिहाजा गैल्वेनोमीटर के सिरों का तफावत ख्वा और शंट रेजिस्टेंस के सिरों का तफावत ख्वा दोनों मसावी हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर के सिरों का तफावत ख्वा यानी गैल्वेनोमीटर की मज़ाहमत और उससे गुज़रने वाली बरखी रो मसावी होगी शंट और उससे गुज़रने वाली बरखी रो की, ये एक मसावत मिलती है। अब यहाँ पर होता यह है कि हम जानते हैं कि जो आई बरखी रो है, जो यहाँ शक्ल में हमने देखी है, आई बरखी रो जंक्शन की तरफ आने वाली और आई जी और आई एस जंक्शन से परे जाने वाले, तो इन दोनों का मजमूआ आई के मसावी होगा। लिहाजा हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई इज़ इक्वल टू आई जी प्लस आई एस। तो यहाँ हम क्या करेंगे, आई एस की वैल्यू रखेंगे। आई एस इज़ इक्वल टू क्या होगा, आई माइनस आई जी। आई एस यहीं रह गया, आई जी इधर चलेगा, आई माइनस आई जी। अब यहाँ पर देखिए आप, ये हम कीमत रखेंगे यहाँ पर आई जी जी इज इक्वल टू एस इंटू आई माइनस आई जी। आई जी जी इज इक्वल टू आई एस यानी आई माइनस आई जी इंटू एस। हम क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू ये आई माइनस आई जी तरफ मंगा लेंगे, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये आ गया, और ये जी इसके मल्टीप्लिकेशन में। इस तरह हम यहाँ पर एस की जो शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। समझ में आ गया। अब मज़ीद ये हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अगर दौड़ से गुज़रने वाली बरखी रो आए और गैल्वेनोमीटर से गुज़रने वाली बरखी रो आई जी के n गुना हो, यानी आई ये कितना है, आई जी का n गुना है। फ़र्ज़ कीजिए कि दौर की असल बरखी रो और गैल्वेनोमीटर से गुज़र, क्योंकि हम जानते हैं कि जब बरखी रो गुज़रती है आई, ये बड़ी कीमत है,
तो बहुत छोटी कीमत आई जी इधर जाती है, बाकी पूरी आई एस से होकर निकल जाती है। लिहाजा आई और आई जी में मान लीजिए एक रिलेशन क्या है कि आई एन गुना है आई जी के। आई क्या है, एन गुना है आई जी के। ये कीमत हम ऊपर की मसावत में रखेंगे। आई जी डिवाइडेड बाय आई की जगह एन आई जी माइनस आई जी, ठीक है, इज इक्वल टू आई जी दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये आई जी बटे आई जी यहाँ भी कॉमन आएगा, एन माइनस वन अंदर रहेगा खौस में, ठीक है। आई जी से आई जी कैंसिल होगा, यहाँ मेरा रह गया था इंटू जी, ये देखिए ये इंटू जी है, तो यहाँ भी क्या होगा, ये इंटू जी होगा, या s इज इक्वल टू 1/n-1 इंटू जी। ये मसावात ये ज़ाहिर करती है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं s इज इक्वल टू g/n-1। इसका मतलब है कि अगर आपको रेंज n गुना बढ़ानी है, आई जी यानी कि गैल्वेनोमीटर जिस रो पे मुकम्मल एनआरएफ बताता है उसके n गुना अगर आपको रेंज बढ़ानी है तो ये ज़ाब्ता s का होगा कि इतना s उसके मुतवाज़ी जोड़ना पड़ेगा। ये होगी एक बात। दूसरी बात जो यहाँ पर हमको देखनी है, अगर s से गुजरने वाली रो को is कहा जाए, जैसे कि हमने ऊपर की मसावत में देखे थे कि i इज़ इक्वल टू आई जी प्लस आई एस, आई जी इज़ इक्वल टू आई माइनस आई एस। चलिए अब यहाँ पर अपने को तो मालूम है कि गैल्वानोमीटर के सिरों का तफावत ख्वाह ये आतिफ के तफावत ख्वाह, लिहाजा यहाँ पर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर के सिरों का तफावत ख्वाह यानी कि आई जी कितना है, आई माइनस आई एस इंटू जी, और आतिफ के सिरों का तफावत ख्वाह कितना है, मज़ाहमत और उससे गुजरने वाली बरखी रो, ठीक है। आई जी, ये जी और आई का ज़रब आई इंटू जी माइनस आई एस जी इज़ इक्वल टू एस इंटू आई एस। अब आप यहाँ से आई एस वाली टर्म उधर लेकर जाएंगे तो ये आई आएंगे, तो ये यहाँ पर पहले से एस आई एस प्लस जी इंटू आई एस, और इधर बचेगा आई इंटू जी। चलिए यहाँ पर आई एस कॉमन लेंगे तो एस प्लस जी होगा, और इधर होगा आई इंटू जी। अब हम क्या करेंगे, ये आई उधर लेके जाएंगे तो ये होगा आई एस अपॉन आई, और इसको इधर मंगा लेंगे तो ये जी अपॉन एस प्लस जी। ये आपको ये मसावात के कुल बरखी रो का कितना जुज़ शंट से गुजरेगा उसकी इस निस्बत को यहाँ पर इस मसावत के ज़रिए बताया जा सकता है। तो इस तरह हमने आज देखा है कि गैल्वेनोमीटर को अहम पैमा में किस तरह तब्दील किया जाता है, क्या अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, पहले वो अरेंजमेंट करने की ज़रूरत क्यों होती है, ये हमने देखा है। हमने दो वजह देखे हैं कि रास्त इस्तेमाल करने से क्या नुकसान है, बरखी दौर की महासिल मज़ाहमत बढ़ जाती है, दूसरा फुल स्केल डिफ्लेक्शन कम रो पे गुजर हो जाता है जबकि हमको ज़्यादा रो की पैमाइश चाहिए। मज़ीद ये कि लच्छी के जल जाने का ख़तरा होता है, मज़ीद ये कि लच्छी के जल जाने का ख़तरा होता है। तो ये दोनों मसाइल कब हल होंगे, जब हम गैल्वेनोमीटर की मज़ाहमत को कम कर देंगे तो वह एमीटर बन जाएगा। कम करने का आसान तरीक़ा ये है कि मज़ाहमत के मुतवाज़ी बहुत छोटी मज़ाहमत लगा दो, तो जब ये उसके मुतवाज़ी लग जाएगी
तो महासिल मज़ाहमत छोटी के बराबर हो जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ पर जो है इस तस्वुर का इस्तेमाल करते हुए उसके मुतवाज़ी एक बहुत छोटी मज़ाहमत जिसको हम आतिफ़ कहते हैं, शंट कहते हैं, जोड़ देते हैं। तो उसके जोड़ने से क्या होगा कि हमारे दौर की जो मज़ाहमत है वो नहीं बढ़ेगी। तो इस तरह मुतवाज़ी जोड़ने से हमने यहाँ शक्ल में देखा है कि दोनों एक ही कॉमन पॉइंट पर जुड़े हैं और बी के दरमियान, लिहाजा गैलोमीटर और शंट के तफ़ावत ख्वा मसावी होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हम लिख सकते थे कि गैल्वानोमीटर के या मीटर का तफ़ावत ख्वा और मसावी है आतिफ के सिरों का। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए पहुंच जाते हैं आतिफ की कितनी कीमत होनी चाहिए। तो एस इज इक्वल टू आई जी अपन आई माइनस आई जी इंटू जी। एस यानी कि आतिफ की मज़ाहमत कितनी हो कि हमारा आई जी यानी कि गैल्वेनोमीटर कितने इसके रो पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन बताता है, आई हमको कितनी रो के लिए उसे डिज़ाइन करना है, और जी यानी हम इस्तेमाल करने वाले गैल्वेनोमीटर की मज़ाहमत क्या है। ये सब चीज़ें मालूम हो तो हम इसकी कीमत मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से आई अगर गैल्वेनोमीटर से गुजरने वाली रो का n गुना हमको रखना है, या हम गैल्वेनोमीटर जिस इस रो पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन बताता है उसके n गुना का हमको एमीटर तैयार करना है। जैसे ये 1 मिली एम्पियर पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है और हमको 100 मिली एम्पियर तक की पैमाइश करना है, यानी n 100 हुआ, तो 100 इंटू आई जी होगा, 100 इंटू 1 तो 100 मिली एम्पियर हुआ। तो इस तरह से हम अगर n गुना करना चाहते हैं स्केल को, तो ऊपर की मसावत में i की जगह पर n इंटू आई जी रखेंगे। तो हम ये इक्वेशन पे पहुँचे हैं कि s इज़ इक्वल टू जी अपॉन n माइनस 1। इस तरह हम s डिज़ाइन कर सकते हैं अगर हमको n गुना रेंज बढ़ानी हो। उसके बाद बात आती है कि अगर हम आई जी इज़ इक्वल टू आई प्लस आई जी होता है, आई जी की वैल्यू अगर ऊपर के मसावत में सब्सटीट्यूट करते हैं, जैसे यहाँ पर ये और वो एक ही है, यहाँ हमने क्या किया, आई एस की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, हमने क्या किया, आई एस की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट की, और अब क्या कर रहे हैं, आई जी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। आई जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी, आई एस ये हम यहाँ सब्सटीट्यूट करके इसी मसावत में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम जी अपॉन एस प्लस जी इज इक्वल टू आई एस अपॉन आई, यानी ये बरखी रों की निस्बत क्या होनी चाहिए। या फिर हमारे लिए एक इक्वेशन यहाँ ऐसी भी हो सकती है क्या, कि आई एस इज इक्वल टू जी अपॉन एस प्लस जी इंटू आई, जो भी आप ले इस तरह हम मालूम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके समझ में आया हो।